हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेस में। आज अपना टॉपिक चल रहा था दिल्ली साम्राज्य। ये आज अपने सीरीज का 7वां वीडियो है। इसमें मैं आपको दिल्ली साम्राज्य का सबसे पढ़ा लिखा और मूर्ख सुल्तान यानी कि मोहम्मद तुगलक के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको नोट्स के आधार पर सब कुछ पढ़ा देता हूँ। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देता हूँ। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक टॉपिक है साथियों। इससे पहले मैंने आपको गुलाम वंश के, खिलजी वंश के जितने भी सुल्तान हैं उसके बारे में अच्छी तरह से आपको बता दिया। फिर इनके मोहम्मद तुगलक के पिताजी यानी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अच्छी तरह से बता दिया। आज अपन उनके बेटे के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं, यानी कि मोहम्मद तुगलक के बारे में जान लेते हैं। और इसका समय काल हो जाएगा 1325 से लगाकर 1351 हो जाएगा। और इसका वास्तविक नाम हो जाएगा जोना खान हो जाएगा। जोना खान कौन? जो अपने गयासुद्दीन तुगलक को मारता है ना, उसका बेटा वही जोना खान हो जाएगा। जब ये राजगद्दी पर बैठता है तो खुद का नाम रख देता है मोहम्मद बिन तुगलक रख देता है साथियों। और ये दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक पढ़ा लिखा सुल्तान था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में आज तक जितने भी सुल्तान हुए हैं उसमें सर्वाधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति यही मिलता है साथियों। और इसके बारे में यह कथन मिलने को मिलता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा और मूर्ख व्यक्ति किसको कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। वो क्यों कहा गया है वो मैं आपको बता दूंगा। एक बात आप जरूर से जरूर नोट रखना कि सुल्तान भले कैसा हो, अनपढ़ हो या विद्वान हो, लेकिन उसके द्वारा चलाई गई योजनाएं और उसके आधार पर जो भी प्रभाव होता है जनता के ऊपर, और उस पर डिपेंड होता है कि राजा वो मूर्ख है या महान व्यक्ति है साथियों। और इसी के कारण इसको कहा जाता है मूर्ख व्यक्ति कहा जाता है। इसके द्वारा क्या क्या योजनाएं की गई वो अपन सारा कुछ देख लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले अपन इसकी विशेषता के बारे में अच्छी तरह से देख लेते हैं। इनको अरबी भाषा और फ्रांसी भाषा में विद्वान था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको अरबी भी भाषा आती थी, फ्रांसी भी भाषा आती थी, ऐसा ये विद्वान था। इनको ज्ञान विज्ञान की अनेक विद्या भी आती थी, जैसे खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सा विज्ञान, ऐसे ऐसे ये विषयों में पारंगत था। यानी कि बच्चा होनहार बच्चा था साथियों। और इनकी उपाधियां भी थी साथियों जो आपसे पूछी जाती है। पहली उपाधि अंतः विरोधी विषकाणी मिश्रण हो जाएगा, यानी कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्रोह इसी के काल में हुए थे। इस कारण विद्वानों ने इसे ये उपाधि दे दी थी। दूसरी हो जाएगी रक्त का प्यासा हो जाएगा। वास्तव में ये रक्त का प्यासा नहीं था, लेकिन विद्वानों ने इसे दे दी थी। तीसरी हो जाएगी परोपकारी। वास्तव में ये उदारकारी व्यक्ति था साथियों। इस कारण इसको ये उपाधि दी गई थी साथियों। और यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि यहाँ तक आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, और कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर तो जरूर से जरूर कर देना। बाकी ये नोट्स का काम मैं आपको धीरे धीरे करके सारा कुछ आपको पढ़ा दूंगा। ये मेरे ऊपर है। आपका काम इतना ही है कि आप जरूर से जरूर शेयर कर देना। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। इस मूर्ख व्यक्ति के बारे में सब कुछ देख लेते हैं। और इसे दिल्ली सल्तनत का पागल, अपंगा और रक्त प्यासू सुल्तान कहा जाता था। अब वो क्यों कहा जाता था वो मैं आपको धीरे धीरे करके सब कुछ बता दूंगा, लेकिन सस्पेंस होना बहुत ही जरूरी है साथियों। और यह धर्मनिरपेक्ष सुल्तान था साथियों, यानी कि ये सभी धर्मों को मानने वाला सुल्तान था साथियों। जैसे अपना संविधान कैसा है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है, वैसे ये इनका खुद का ही संविधान था कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं हर धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूं, ऐसा ये कहता था। और इसी के कारण हिंदू के त्योहार होली में ये बढ़ चढ़ के ये भाग लेता था, दूसरों के ऊपर रंग लगा था, ऐसा ये कार्य करता था, जिसे क्या होता था
मुस्लिम समाज यानी कि इस्लाम धर्म बड़े ही परेशान हो गए थे कि हमारा ये सुल्तान कैसा है। इस कारण ये भी विद्रोह करने लग गए थे। और इसके शासनकाल में 1333 में अफ्रीका यात्री इब्न बतूता भारत में आया था साथियों। और अफ्रीका में कहां से? मोरक्को से आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपसे पूछा जाता है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आए थे। कहां से आए थे? अफ्रीका में आए थे। और अफ्रीका में कहां से? मोरक्को से आए थे। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। ये जो आया था ना यात्री इब्न बतूता, इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दिया था। और इब्न बतूता को 1342 में सुल्तान के राजदूत के रूप में चीनी शासक तोगर तुमिर के शासन में भेजा था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जब ये यहाँ पे गया था ना, वहां पे चीन के शासक के द्वारा एक सिक्के चलाए जाते थे। वहां की जानकारी ये देता है इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक को देता है, उससे भी वो ज्यादा प्रभावित होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा फिर ये क्या करता है साथियों। ये भी एक अच्छी सी कहानी है। और इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक पुस्तक लिखी थी, किताबुल रेहाल। ये आपसे हर बार पूछी जाती है कि रेहाल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है और किस सुल्तान की जानकारी मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और इसके अनुसार कुल तुगलक वंश 23 प्रांतों में बटा हुआ था साथियों। ये जानकारी कहां से मिलती है? रेहाना पुस्तक से मिलती है। और कश्मीर और बल्कुस्तान को छोड़ के बाकी संपूर्ण हिंदुस्तान में केवल तुगलक वंश का ही साम्राज्य था। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको पता चल रहा है कि जब गयासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक जब सुल्तान बनता है, उसमें केवल कश्मीर और बल्कुस्तान को छोड़ के बाकी सारे हिंदुस्तान में केवल तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। लेकिन इसके द्वारा जो भी अपनी योजना चलाई गई, उसके द्वारा जो भी विद्रोह किए गए, फिर ये धीरे धीरे ये प्रांत कटने लगे थे, यानी कि टूटने लग गए थे साथियों। अब वो कैसे वो टूटने लगे वो मैं आपको आगे बता रहा हूं साथियों। अब देखते हैं राजनीति एवं प्रशासनिक योजनाएं देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किस किस प्रकार से राजनीति और प्रशासनिक योजनाएं बनाई गई थी, उसके आधार पर अपन बोलते हैं कि सबसे पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति वो कौन सी योजनाएं थी, वो अपन सारा कुछ अपन देख लेते हैं। और ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की योजना के आधार पर इतिहासकार ने इसे मूर्ख व्यक्ति कहा है। अब वो कौन सी है वो अपन देख लेते हैं। पहले हो जाएगी देवगिरी को राजधानी बनाना साथियों। इनके पिताजी कौन से हो जाएंगे? मोहम्मद बिन तुगलक के पिताजी हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। और उस समय राजधानी थी दिल्ली थी साथियों। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक क्या कहता है? मेरी राजधानी देवगिरी होनी चाहिए। आप जितने भी जनता है वो सारे के सारे अपने देवगिरी में चले जाओ साथियों। ऐसा ये निर्णय लेता है। तब जनता क्या करती है? दिल्ली में अपने जितने भी संपत्ति है बेच के दौड़ के कुछ भी करके वो सारी देवगिरी में जाने लगती है साथियों। जब देवगिरी पहुंचते हैं वहां पे कुछ अगर काम करने के बाद में फिर ये वापस कहता है कि मेरी राजधानी दिल्ली होनी चाहिए। आप सारों के सारों दिल्ली वापस चले आओ साथियों। ऐसा ये तो निर्णय कर लेता है। लेकिन इससे परेशान कौन हो रही है? जनता हो रही है। फिर ये दिल्ली से पहले देवगिरी गए, फिर देवगिरी से फिर वापस दिल्ली आ गए। इसमें उगर जनता का काफी नुकसान हो गया और खुद का भी बड़ा ही नुकसान हो गया था, और जिससे भी जनता बड़ी परेशान हो रही थी। और दूसरी योजना हो जाएगी सांकेतिक मुद्रा जारी करना। और इसके शासन काल में इब्न बतूता चीन में गया था। वहां पे उसने सिक्के देखे, तांबे के और चांदी के सिक्के देखे, जो चीनी साम्राज्य में बड़े ही आसानी से चलाए जाते रहे। वहां से वो जानकारी लेता है, मोहम्मद तुगलक ले लेता है साथियों। और फिर कहता है आज से हमारे साम्राज्य में चांदी के और तांबे के सिक्के जारी हो जाएंगे साथियों। ऐसा वो निर्णय ले लेता है। लेकिन गलती यह करता है उन सिक्कों के ऊपर राजमोहर कभी भी नहीं लगाता है। और इसके कारण जब ये बात जनता को पता चलती है तो
वो अपने घर में ही चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के खुद ही जारी कर लेता है, क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार की कोई मोहर तो थी नहीं। इस कारण वो जारी करता है। इस कारण चारों ओर पैसे ज्यादा हो गए थे, लेकिन माल तो कम हो रहा था। फिर ज्यादा परेशान होने के कारण मोहम्मद तुगलक यह निर्णय करता है कि आज से हम ये सिक्के बंद कर रहे हैं। लेकिन जनता कहती है हमारे पास तो ओरिजिनल माल है ना, वो उनका क्या करे। फिर ये निर्णय करता है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं वो आप हमारे पास लाओ, हम आपको सोने के सिक्के दे देते हैं। इस प्रकार के निर्णय करता है। फिर से दोबारा वही होता है, जो चालाक होते हैं घर में सिक्के बनाते हैं और वहीं से वो बना के राजमहल में जाते हैं, वहां से सोने के सिक्के लाते हैं। इस प्रकार इनका धीरे धीरे खजाना भी खत्म होने लगा था। और इसी के कारण तो कहते हैं सबसे पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति कहा जाता था। और तीसरा हो जाएगा खुरासान का आक्रमण हो जाएगा। इसके काल में खुरासान का आक्रमण हुआ, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। ये आए, लूट गए, चले गए। इस कारण इसे डरपोक भी कहा जाता था। और इसके शासनकाल में कराची चील अभियान चलाया गया था, लेकिन उसमें कोई भी फायदा नहीं हुआ। इस कारण भी कहा जाता है। और पांचवा हो जाएगा 2 भाग क्षेत्र पर कर में वृद्धि होना। साथियों, ये क्या हो जाएगा, 2 भाग, 2 नदी होती ना, उसमें बीच वाला जो भाग होता ना, उसे कहते हैं 2 भाग कहा जाता है। वहां पे क्षेत्र होता है, वहां पे अधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। इस कारण उसे निर्णय ले लिया कि यहाँ पे अगर मैं अधिक टैक्स ले लूंगा। लेकिन जब ये टैक्स की बात करता है और उसी के साथ ही वहां पे बाढ़ आ जाती है। जब ये बाढ़ आ जाती है तो किसानों की सारी फसल खराब हो जाती है। जब ये बात राजा को पता चलती है तब राजा कहता है मेरे को कोई पता नहीं, मेरे को तो सिर्फ टैक्स से ही मतलब है साथियों, मेरे को टैक्स ही चाहिए। जब ये राजा बड़े ही क्रूरता से ये बातें करता है, जब ये किसानों को पता चलता है, जब ये कहते हैं ये मूर्ख कैसा व्यक्ति है, हमारी बातें भी नहीं समझ रहा है, इस प्रकार से वो बातें करना है। और इस योजना के आधार पर उनको पता चल रहा है पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति। साथियों, इसके द्वारा जितनी भी योजना चलेगी वो तो अच्छी तो थी, लेकिन लागू नहीं हुई अच्छी तरह से। ये भी आप चीज नोट करना, लागू नहीं हुई थी। और ये 5 पॉइंट है ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब देखते हैं, कुछ और भी देख लेते हैं। अब देखते हैं मोहम्मद तुगलक के समय विद्रोह आखिर क्यों होते थे। वो तो आपको पता चल गया, ऐसे कार्यों के कारण ये विद्रोह हो रहे थे। मोहम्मद तुगलक एक पढ़ा लिखा सुल्तान था, सभी लोगों को पता है। अभी आपको पता चल गया ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था। और इसके कारण समाज में सभी तत्व को हटाना चाहता था, यानी कि समाज में जितनी प्रकार की कुरीतियां ना, उसको वो हटाना चाहता था। जैसे आप पढ़े लिखे हो, मैं भी हूं, तो अपन क्या करते हैं, समाज में जो कुरीतियां है, अंधविश्वास है, उसको हटाने के लिए प्रयास करते हैं, जैसा कि यही करता है। और जिसके क्या हो गया, समाज में इसके प्रति आक्रोश पैदा हो गया। हमारी परंपरा को कौन नष्ट कर रहा है, इसी प्रकार आक्रोश पैदा हो गया। और इससे धीरे धीरे करके वो विद्रोह में फैल गया था। यह भी बड़ी समस्या हो जाती, जब कोई सुल्तान पढ़ा लिखा है तो समाज को सुधारना चाह रहा है, लेकिन अंधविश्वास के कारण जनता में विद्रोह फैल जाता है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई देता है। और ये सुल्तान काफी उदार व्यक्ति था साथियों, ये बिल्कुल दयावान था साथियों, इसी के कारण ये विद्रोह मिल जाता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसा था जो बड़ा कठोर था। उसके काल में कभी भी कोई विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन मोहम्मद तुगलक एक उदार व्यक्ति था, इसके कारण ये विद्रोह हो गया था साथियों। ये भी कुछ वगैरह पॉइंट मिलते हैं, यानी कि सुल्तान कैसा होना चाहिए, ना ही ज्यादा कठोर होना चाहिए, ना ही कभी उदार होना चाहिए। मीडियम वाला होता है जो ही वगैरह अपने साम्राज्य को अच्छी तरह से संभाल सकता है, जैसा कि ये नहीं करता है। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं, कहां पे विद्रोह हुए थे और क्या कारण मिलते हैं, वो भी अपन सारा कुछ देख लेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरा मेहनत आपको पसंद आ रही है ना, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज यार शेयर तो जरूर से जरूर कर देना, कम से कम 10 लोगों के साथ में। बाकी नोट्स वाला काम मैं आपको धीरे धीरे करके सारा कुछ आपको करा दूंगा। अब अपन कुछ और देख लेते हैं। मोहम्मद तुगलक के समय सर्वाधिक विद्रोह लगभग 34 हुए थे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, दिल्ली साम्राज्य में ऐसा कौन सा सुल्तान हो जाएगा जहां पे सर्वाधिक विद्रोह हुए थे।
तो यह हुए थे मोहम्मद तुगलक में हुए थे। और दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान हो जाएगा जहां सर्वाधिक कम विद्रोह हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी हुए थे साथियों। यहां से आपके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, जिसमें से 27 विद्रोह दक्षिण भारत में हो गए थे। और इसने अमीर वर्ग, हिंदू धर्म, मंगोलों के प्रति कठोर रूप अपनाया था साथियों, जिससे ये भी लोग ज्यादा परेशान हो गए थे और इस कारण इसे भी अपने विद्रोह का सामना करना पड़ा था साथियों। ये भी कुछ कारण मिलते हैं कि अमीर वर्ग को ज्यादा ये परेशान करने लगता था, क्योंकि ये गरीबों को चूसता था, इस कारण परेशान कर रहा था। और अपना तो सुल्तान कैसा है, उदार व्यक्ति है, इस कारण गरीबों की उदार का सुन के ये अमीरों को ज्यादा परेशान करता था, इस कारण विद्रोह का कारण मिलता है। ये अपने हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, इस कारण वह त्योहारों में ज्यादा रुचि लेता था, इस कारण हिंदू भी परेशान हो गए। आखिर ये हिंदू है या मुसलमान है, इस कारण ज्यादा परेशान हो गए थे। अब ये मंगोल भी इससे ज्यादा परेशान हो गए थे। अब आखिर करे तो करे क्या, इस कारण ये ज्यादा विद्रोह होना प्रारंभ हो गया था। और इसके शासनकाल में संपूर्ण दक्षिणी साम्राज्य खुद ही स्वतंत्रता की घोषणा करता है तथा 2 नए साम्राज्य का उदय हो जाता है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इनका पिताजी गयासुद्दीन तुगलक, जिसने दक्षिण भारत को विजय पुनः किया था साथियों, लेकिन मोहम्मद तुगलक के आने के बाद यहाँ पे इनकी शक्तियां और ही ज्यादा कमजोर होने लगी, जिससे दक्षिण साम्राज्य खुद ही खुद अपने स्वतंत्र होने लग गए थे, जिससे 2 साम्राज्य का और भी नया उदय हो गया था। पहला हो जाएगा विजयनगर, और इसकी स्थापना की थी हरिहर और मुक्का के द्वारा की गई थी साथियों, जैसा कि आपने कभी कभार तो पढ़ा होगा। इसकी विजयनगर की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? हरि और मुक्का के द्वारा की गई थी। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और दूसरा हो जाएगा हरमनी सुल्तान हो जाएगा, जो अलाउद्दीन खिलजी हसन हरमन शासक उप हसन गंगू में हुआ था साथियों। ये 2 प्रकार के साम्राज्य का उदय हो गया था। और ये वाले आपसे पूछा जाता है कि विजयनगर और हरमनी साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुई थी, या सबसे पढ़ा लिखा और मूर्ख के शासनकाल में हुई थी। आपको ये याद होना चाहिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुल्तान धर्मशास्त्र, इतिहास और इस्लामिक कानून में विशेष दिलचस्पी रखता था और उलेमा वर्ग इस्लाम धर्म की सही त्रिकुटी पर विशेष ध्यान रखता था साथियों। ये भी कारण मिलता है। अब कैसे? जैसे ये मोहम्मद तुगलक अपने इस्लाम धर्म के कानून और इतिहास और धर्मशास्त्र की जानकारी रखने वाला व्यक्ति था। जब यहाँ से ये पढ़ता था ना, फिर ये जनता के ऊपर अप्लाई करता था। जब वो गलत अप्लाई होता था, जिसे उलेमा वर्ग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे, क्योंकि वो इस्लाम धर्म का सही त्रिकुटी पर ये विश्वास करते थे। इस कारण वो ज्यादा परेशान हो जाते थे और इस कारण विद्रोह भी मिल जाता है इस्लाम धर्म में, जैसा कि सुल्तान के प्रति ये विद्रोह कर लेते हैं। ये भी कारण मिलता है। यानी कि आप मान सकते हो, इसके द्वारा जो भी कार्य किया गया वो हमेशा गलत ही होता था साथियों। ये करना चाह रहा था, कुछ अच्छा करना चाह रहा था, लेकिन इसके द्वारा किए गए कार्य वो ऑटोमेटिकली गलत हो जा रहे थे। यह अपनी उदासीनता के कारण उन और जाकत कर को छोड़ के सभी कर को माफ कर दिया था साथियों। इससे भी लोग ज्यादा परेशान हो गए। यानी कि आप टैक्स ज्यादा लगाओ तभी परेशानी, कम लगाओ तभी परेशानी। आखिर बंदा जाए तो जाए कहां पे? पीछे कुआ तो आगे खाई। इस प्रकार से वो फंस गया था साथियों। इसने क्या कर दिया, उन और जाकत कर को छोड़ के बाकी कर सारों को ये माफ कर लेता साथियों। जिसे क्या हो गया कि मुसलमान वर्गों में काफी विद्रोह पैदा हो गया। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आप इतना ही समझ लो, जो भी अपने मोहम्मद तुगलक के द्वारा योजनाएं चलाएगी या जो भी कार्य किया गया, उसका हमेशा उल्टा ही परिणाम होता था साथियों। इस कारण इसे पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति कहा जाता था। यह अमीर तथा अफसरों को वफादार बनाने एवं प्रशासन में सुधार करने के लिए मोहम्मद तुगलक ने पुराने अफसरों तथा कर्मचारियों को पद से हटा लिया था साथियों।
मोहम्मद तुगलक यह चाह रहा था अपने जितने भी अपने कार्यालय वहां पे केवल वही व्यक्ति आए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, यंग हो, वही आ जाए। जो अपने बूढ़े लोग हैं या अमीर लोग हैं वो वहां से हट जाए साथियों। अगर ये ऐसा कार्य करेगा तब क्या हो जाएगा, अमीर वर्ग हो जाएगा या बूढ़े लोग हो जाएंगे, उसमें क्या हो जाएगा, विद्रोह पैदा हो जाएगा। इस कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के कारण इस वर्ग में भी ये विद्रोह मिल जाता है साथियों। ऐसे कार्य के लिए किया जाता, बाकी ये सही निर्णय लिया है, लेकिन जो उनके द्वारा कार्य किया गया फिर जो परिणाम हुआ है वो थोड़ा सा गलत हो गया। अब कुछ और देख लेते हैं। नस्ल एवं वर्ग विभेद की नीति के शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर था, जिसके कारण समाज में कई वर्ग रूठते साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नस्ल और वर्ग में काफी उतार चढ़ाव हो रहा था साथियों। इस कारण सारे वर्गों में निराशा साबित हो रही थी और इस काल में बांग्ला और मथुरा भी स्वतंत्र हो गए थे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका पूछा जाता है कि मथुरा और बांग्ला ये किसके शासनकाल में स्वतंत्र हो गए थे, तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हो गए थे साथियों। आप देख सकते हो ये जो भी अपने राजवंश स्वतंत्र हो रहे हैं वो केवल मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हो रहे थे साथियों। और ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जो हिंदू के त्योहार में खास दिलचस्पी दिखाता, खास करके होली में दिखाता था साथियों। इस कारण हिंदू भी परेशान हो रहे थे और इस्लाम धर्म भी परेशान हो रहे थे। आखिर ये बंदा है क्या, यहाँ पे भी खाता है और वहां पे भी खाता है, इस कारण ज्यादा परेशान हो रहे थे। इस प्रकार संपूर्ण शासनकाल अपनी उल्टी पुल्टी फैसलों तथा विद्रोह को ठीक करते उनका समय बीत गया था साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस प्रकार से वो फैसला किया जाता था, इस प्रकार से जो परिणाम आता था उनको फिर वो पुनः सही करता था, फिर विद्रोह हो जाता था, फिर उनको वो पुनः सही करता। इस कारण उनका वो समय काल चलता ही रहता था साथियों। ये मोहम्मद तुगलक की जिंदगी की कहानी है साथियों। और अंतिम समय में सिंध के विद्रोह को दबाते हुए मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो जाती है साथियों। और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद तुगलक का अंतिम अभियान कौन सा हो जाएगा, तो सिंध के विरोध हो जाएगा साथियों। यहाँ पे मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे इनकी कहानी भी खत्म हो जाती है। फिर एक कथन आता है बदायूनी के द्वारा और यह कहता है सुल्तान को उनकी प्रजा से, प्रजा को उनकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई साथियों। और ये वास्तव में बिल्कुल सत्य बात है। और ये कौन कहता है, बदायूनी कहता है साथियों। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाला शासकों में सर्वाधिक विद्वान एवं सुसंक्षिप्त शासक था साथियों। ये भी आपसे पूछा जाता है। दोनों के दोनों कथन वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। और इसी के साथ ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक पूरी तरह से टॉपिक कवर हो गया है। इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर बात की जाए यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आपके विद्रोह के मामले में और इनके द्वारा जो भी कार्य किए गए उसके मामले में और कथन के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि दोस्तों आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और कम से कम 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, यदि आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है तो आप जरूर से जरूर कर देना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब में क्या, यदि आप पेड कोर्स ले लो वहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। आप जल्दी से जल्दी पीडीएफ भी डाउनलोड कर देना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।